consists of circulation of blood through tuft of capillaries with a feeding arterioles and a draining venules at either end of the capillary bed. ठीक है, माइक्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन क्या कंसिस्ट करता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसके थ्रू? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ओके, वेरी नाइस. दे हैव सेड कि जो माइक्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन है उस हम किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है, गुच्छा जो होता है ना कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज की बात हो रही है यहाँ पे, विथ फीडिंग आर्ट्रियोज. टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में कहाँ से ब्लड आ रहा है? आपका आर्ट्रियोज लेकर के उसमें ब्लड डाल रहे हैं. ठीक है. एंड ड्रेनिंग वेन्यूल्स एट ईदर एंड ऑफ द कैपिलरी बेड. कैपिलरी बेड के एंड में स्टार्टिंग में आपका एट्रियोल्स है जो फीड करा रही है कैपिलरी टफ्ट को, ब्लड को, और जो एंड है उसका एंडिंग है कैपिलरी बेड का, वो किससे? वेन्यूल्स से अटैच है. ठीक है. फिर उसके बाद द फ्लो ऑफ ब्लड विद इन द कैपिलरी बेड इज कंट्रोल्ड बाय 2 स्पिंक्टर्स. कौन से 2 स्पिंक्टर्स हैं? स्पिंक्टर का मतलब होता है ढक्कन के समान समझ लो, जैसे अपने बॉटल में ढक्कन होता है, इस प्रकार से हमारे वेसल्स होती हैं, एट्रियोल्स हैं, उन सब में एक वेसल्स वो स्पिंक्टर होता है. सॉरी, मैं पार्डन माय वर्ड्स. स्पिंक्टर पता ही होगा यार, कार्डियक स्पिंक्टर्स वगैरह ये सब पता ही होगा. ठीक है. In addition to tuft of capillaries, there is a direct communication between the atrioles and the venules. Tuft of capillaries में किसी भी प्रकार का ये दो जो होता है ना, प्री एंड पोस्ट कैपिलरी, ये प्री यानी कि कैपिलरी टफ्ट के स्टार्टिंग में, और पोस्ट यानी कि पोस्ट कैपिलरी टफ्ट के एंड में, जो कैपिलरी बेड है ना उसके एंड में ये स्पिंक्टर्स हैं. लेकिन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में कोई स्पिंक्टर नहीं होता है. ठीक है. ट्रंक बाईपास एंड दिस कम्युनिकेटिंग ट्रंक बाईपास द कैपिलरी बेड. ये पूरा ट्रंक जो है बाईपास की तरह है, खुला हुआ है, इसमें कोई स्पिंक्टर नहीं है. दिस इज नोन एज अ मेट एट्रियोल शंट और थ्रू फेयर चैनल. ठीक है, इनको ये बोला जाता है. When the sphincters are closed, जब स्पिंक्टर्स क्लोज होते हैं जो प्री एंड पोस्ट है, टू द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी, द बेसिक. ठीक है. The basic pattern of microcirculation is schematically represented in figure 13.9. चलो यहाँ देख लेते हैं. ये इन्होंने प्री कैपिलरी स्पिंक्टर है, ये देखो एट्रियोल है, एट्रियोल ब्लड को फीड कर रही है, कैपिलरी ब्लड शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स लगे हुए हैं. ये देखो, ये जहाँ एरो है. ठीक है. फिर ये देखो ट्रू कैपिलरी है, मेट एट्रियोल्स सबको बोला जाता है, एवी कैपिलरीज हैं थ्रू आउट द, ये सब इन्होंने कैपिलरी. और यहाँ देखो ये लास्ट में प्री कैपिलरी स्पिंक्टर पहले दिया हुआ है और लास्ट में देना चाहिए था यार, इन्होंने दिया नहीं है वो. ये डायग्राम मुझे सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा देख लेना आप लोग नेट पे एक बार सर्च करके, क्लैरिटी मिल जाएगी. अब आ जाओ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Pathophysiological changes in the op shocks are the predominantly associated with general changes due to hypovolemia. पहला चेंज किस वजह से हो रहे हैं? जो ओवरऑल जनरल चेंजेस होंगे वो हाइपरवॉल्यूमिया की वजह से होता है, यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम कहीं ना कहीं डेफिशिएट हो रहा है. इस वजह से जो भी चेंजेस आएंगे वो पहले हमारे जनरल ओवरऑल चेंजेस अकर करेगा. सेकेंड इज स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन. एंडोटॉक्सिन की लिबरेशन की वजह से जो हमारे स्पेसिफिक कुछ चेंजेस आएंगे जो सिर्फ हमारे ऑफ शॉक में ही आते हैं वो आएंगे. ठीक है. जैसे हाइपोटेंशन स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन मीडिएटर लाइक एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंडोर्फिन्स, कॉर्टिसोल, glucagon. There is also the sympathoadrenal response, presence of endotoxins, lipopolysaccharide in the septic shock activate the leukocytes throughout. ये सब क्या बताया? ये इन्होंने पैथोफिजियोलॉजी बताई है कि जो जैसे अगर आपका हाइपोवॉलीमिया हो गया तो जैसे आप हाइपोवॉलीमिया ओवरऑल बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन अगर अराइज होती है तो उसमें क्या होगा? वो स्टिमुलेट करेगा न्यूरोएंडोक्राइन मीडिएटर्स को, जैसे कि आपका ACTH हो गया, GH हो गया, एंडोर्फिन्स, कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन, और ये सिम्पैथो एड्रिनल रिस्पॉन्स भी करेगा.
जैसे कि प्रेजेंस ऑफ एंडोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स को प्रेजेंस भी कर सकता है अच्छा ओके। अगर सेप्टिक शॉक की कंडीशन है तो वो क्या करेगा, एंडोटॉक्सिन्स का प्रेजेंस रहेगा वहाँ पे, और इसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स थ्रू आउट एक्टिवेट रहेंगे। Compensatory mechanism that operates at this stage to maintain the blood pressure has been discussed in flowchart 34.2। और शॉक की कंडीशन में कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म ये आपका बर्न में भी एक्टिवेट होता है, बहुत सारी कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। मेनली कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म आप यही समझ लीजिए कि बॉडी तब तक उसके लिए फ़ाइट करती है जब तक वो उसकी क्षमता होती है, और अदरवाइज़ वो फेल मार जाती है। ठीक है, यही समझ लो आप लोग कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। और ये जैसे शॉक जैसी कंडीशन हो गई, या फिर हैमरेजिक कंडीशन हो गई, इश्केमिक कंडीशन हो गई, बर्न कंडीशन होगी, तो बॉडी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करती है कि हाँ हमें करना है, जब तक कि हमारे ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करती रहेगी जब तक हो सकता है, और वो अपने उससे मैनेज करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वहाँ वो फेल मार जाती है जब उसके पास अल्टीमेटम सोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे इन्होंने बताया कि कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म ऑपरेट करता है इस स्टेज में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। और इन्होंने ये फ्लो चार्ट दिया, और इसमें दिख रहा है क्या तुम लोगों को? चलो देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ बंदे को, उसका इन्फेक्शन की कंडीशन की वजह से सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है, सेप्टिक पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, कोरियोएमनाइटिस हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। सो ये कुछ कंडीशन है जो किसी भी इंडिविजुअल वुमेन को अगर इन्फेक्शन होता है तो ये सारी कंडीशंस थ्रू द इन्फेक्शन हो सकती हैं। अगर ये होता है तो उसमें दो कंडीशन अराइज होंगी, ईदर जो बैक्टीरियल है वो ग्राम नेगेटिव होगा, या आपने पहले प्रीवियसली उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो 70 to 80% वुमेन्स में पाए जाते हैं केसेस में। अगर उनकी कंडीशन ये जो ऊपर दिए गए डायग्नोसिस में अगर है तो उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 70 to 80% वुमेन्स में प्रेजेंट पाई जाती हैं। और वही अगर आप ग्राम नेगेटिव में 70 to 80% पाए जाते हैं, और ग्राम पॉजिटिव 20 to 30 केसेस में पाई जाती हैं। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक दो इसमें भी उन्होंने दिया, एरोबिक होते हैं कुछ, एनारोबिक पता होगा ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन जो रहते हैं। फिर जो ग्राम नेगेटिव हैं, एंडोटॉक्सिन्स, लाइपोसैकेराइड्स और ये एक्सोटॉक्सिन्स, ये दिख नहीं रहा है इसमें। फिर इसके बाद जब ये हमारे ब्लड में कैसे क्या क्या रहता है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स की वजह से ये जब हमारे एक्टिवेट होते हैं, देख लिया कि हाँ भाई बॉडी में इस वुमेन के बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स। ये और मोर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं बॉडी में, और सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करने लगते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं बट दे आर जस्ट इन द स्लीपिंग मूड। हाँ, नॉर्मली रहेंगे वो, ठीक है, उनका कोई ऐसा नहीं है। अब भाई जब वो इन्फेक्शन आया है तो ये मोर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, तो ये जब रिस्पॉन्स करेंगे तो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से एंडोजीनियस मीडिएटर और ऑटो एंड पता नहीं क्या लिखा यार ये, तो जब एक्टिवेट हो जाती है, ये जो मीडिएटर्स होते हैं, ये जो दो मीडिएटर्स हैं, आप लोग अपनी बुक में देखना क्लियर लिखा होगा उसमें, ये जो दो मीडिएटर्स होते हैं ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे किस चीज़ को, साइटोकाइंस को, ठीक है, ल्यूकोट्राइंस को, प्लेटलेट्स को, एंडोर्फिन्स को, और साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स को। और ये पता है हेजी है काफ़ी, आप लोग प्लीज़ देख लेना उसको। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, ये जो मीडिएटर्स होंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं, मायोकार्डियल इफ़ेक्ट्स आते हैं, कुछ वैस्कुलर इफ़ेक्ट आते हैं। मायोकार्डियल में आपका मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस स्लो हो जाती है, जो दिल की धड़कने की क्षमता है वो धीरे हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, जब पूरा जो हमारा हार्ट है उसकी जो एक मजबूत एक लेयर का वो मायोकार्डियम होती है, वो ही जब उसका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी लेवल कम हो जाएगा कहीं ना कहीं से,
तो यहाँ जाहिर सी बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर का एजैकुलेशन जो फ्रैक्शन होगा, कितना प्रपोर्शन वो फ्रैक्शन करता था, उसके कंपैरिजन नॉर्मली के वो स्लो डाउन हो जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन बढ़ जाएगा, डायलेशन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डाउन होगी, इजैकुलेशन इजैक्शन उसका इजैकुलेशन वैसे इजैक्शन जो होगा उसका वो कम होगा और डायलेशन ज़्यादा होगा और कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही वैस्कुलर इफेक्ट में क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, क्या लिखा हो, ARDS होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम, हाइपोटेंशन, टिश्यू परफ्यूजन होगा, इंट्रावेस्कुलर, कैपिलरी प्रीमेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रीमेबिलिटी बढ़ेगा तो फ्लूइड शिफ्ट होगा तो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और ये सारे क्या है, अगर इस फेजेस में आ गई है विमेन तो वो क्या है, इरिवर्सिबल फेज है, इसके बाद पीछे उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। अभी तक स्टार्टिंग में विमेन बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो गई, फिर इसके बाद हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करने की कोशिश करेंगे तब भी उसको बचाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद क्या है, चीज़ें इरिवर्सिबल फेज में पहुंच जाएंगी। इरिवर्सिबल फेज में पहुंचने के बाद क्या क्या 3 कंडीशंस आएंगी। पहला ये परसिस्टेंट हाइपोटेंशन रहेगा, कितना ही कुछ कर लो नहीं इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल रेंज पे नहीं आ रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ा है हमने, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड स्टैग्नेशन और अदर मेटाबोलाइट स्टैग्नेशन है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। हाइपोक्सिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई, ऑक्सीजन की फुली डिमांड नहीं आ पा रही जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज हो रही है। ठीक है, सीवियर मायोकार्डियल डिप्रेशन आ जाएगा। मायोकार्डियल देखा ही आपने कि उसकी फुल्ली डिमांड नहीं हो रही है, डायलेशन इंक्रीज हो गया, डायलेशन टाइम इंक्रीज हो गया, इजेक्शन टाइम क्या हो गया, कम फ्रैक्शन उसका कम हो गया है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है। तो इसकी वजह से क्या अल्टीमेटम रिस्पॉन्स करेगा, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाएगा, धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स काम करना बंद हो जाएंगे, फेल मार जाएंगे। ठीक है, बॉडी जितना कर सकती थी उसने किया, जब तक कि आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, या तभी बोलते हैं कोई भी हैमरेजिक कंडीशन हो, कोई भी उसका हाइपोवॉलेमिक कंडीशन अराइज हो रही है, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो रहा है, भाई एक्रेटा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, हैमरेजिक, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो गया, कहाँ से क्या हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में डिले नहीं करना चाहिए, इसीलिए इनको इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं और इसको तुरंत ही रेफरल करना चाहिए, पेशेंट को तुरंत ही रिस्पॉन्स करना चाहिए, तुरंत ही हायर सीनियर फैकल्टी कंसल्टेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए वार्ड में। ठीक है, now these mechanisms attempt to correct the hypovolemia and improve the cardiac output and the perfusion of the vital organs. At this stage, transfusion control of hemorrhage are usually effective in restoring the normal circulatory balance and tissue perfusion. तो इन सब से आप लोग एक चीज़ क्लियर समझ लो कि यार कितना टाइम हुआ, 1 मिनट, ओके 1 मिनट है। इन सब की कंडीशन की वजह से एक बात तो क्लियर है कि हमारा शॉक कहीं कंडीशन तभी अराइज हो रही है जब वमेन का कार्डियक आउटपुट, मतलब शॉक इज़ अल्टीमेटम लीडिंग टू द मायोकार्डियल डिप्रेशन कर रहा है वो। ठीक है, तो सर्कुलेटरी बैलेंस करना है हमें, उसकी वमेन का टिश्यू परफ्यूजन अच्छे से करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, हैमरेजिक को कंट्रोल करना है, जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करो। ऑन दी अदर हैंड इफ ब्लीडिंग कॉन्टिन्यू है और ट्रीटमेंट उसका डिले हो रहा है तो चेंजेस ऑफ माइक्रो सर्कुलेटरी यूनिट विल बी कंटिन्यू टू परसिस्ट एंड विल पास ऑन टू द थर्ड और फोर्थ फेज ऑफ शॉक। अगर आप ट्रीटमेंट में डिले करोगे, ब्लीडिंग कंटिन्यू चली रही है, तो फिर कैसे हो पाएगा भाई, वुमेन शिफ्ट होती जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेजेस पे फिक्स होती जाएगी, और फिक्स होने के बाद क्या होगा, वो एक इरिवर्सिबल फेज में आएगी और लास्ट में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम अकर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या इन्होंने दिया है, थर्ड फेज़ ये स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि ये मैकेनिज्म चलेंगे। अब थर्ड फेज़ में क्या होता है, प्रोलॉन्ग एनोरेक्सिया ऑफ द टिश्यूज़, बहुत लंबे टाइम तक नहीं स्टेबलाइज कर पाए हो, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड एसिडोसिस की कंडीशन को अराइज कर देगा। अब लैक्टिक एसिड और जो एनोरेक्सिया की कंडीशन अराइज हुई है क्या करेगा, रिलैक्सेशन कर देगा प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स को, बट नॉट द पोस्ट कैपिलरी स्पिंक्टर्स। हमने पहले ही पढ़ा है प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी क्या होता है,
कैपिलरी बेड, टफ्ट ऑफ कैपिलरी से पहले और बाद में 2 स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जिसको हम लोग प्री एंड द पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर बोलते हैं। अब इसकी कंडीशन जब लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा, एसिडोसिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी आपका प्री स्फिंक्टर को तो खोल देगी, छोड़ देगी, लेकिन पोस्ट को नहीं खोलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोक्सेन की कंडीशन अराइज। इसके साथ साथ थ्रोम्बोक्सेन A2 ल्यूकोट्राइन्स एंडोजीनियस मीडिएटर्स होते हैं, ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे एंडोथेलियल सेल्स को ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारे ये मीडिएटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं of microcirculatory bed. These lead to formation of thrombus within the capillary, diffuse intravascular coagulation and increase the capillary permeability. वहाँ पे कत्थे जमना शुरू हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस होना शुरू हो जाएगा और इंट्रावेस्कुलर डिफ्यूजन भी, डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ फेज, ये थर्ड फेज की बात है। फोर्थ फेज में क्या होगा, कॉन्जिक्वेंट टू परसिस्टेंट कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर्स। अब परसिस्टेंट कंस्ट्रिक्शन ऑफ पोस्ट, भाई पोस्ट, अब इसमें क्या हो रहा है, ये कंडीशन तब तक अराइज होती है जब तक पोस्ट कैपिलरी फिक्स है, अंदर थ्रोम्बस जमने लगे हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। नाउ फोर्थ फेज हैज़ बीन स्टार्टेड। अब फोर्थ फेज में क्या है, परसिस्टेंटली आप नहीं, अभी भी आपने अच्छे से किया है, नहीं उसका ख्याल रखा जा रहा है वुमेन का, अभी भी ब्लड लॉस है, सब कुछ हो रहा है, स्टेबलाइज नहीं है उसकी कंडीशन, तो फोर्थ फेज स्टार्ट होने में जो पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर है वो कंस्ट्रिक्टेड ऑफ द पोस्ट, कॉन्सिक्वेंट टू परसिस्टेंट कंस्ट्रिक्शन, हाँ, पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर अभी भी कंस्ट्रिक्टेड है और ब्लड रिमेन स्टैग्नेंट विद इन द कैपिलरी बेड। अभी भी ब्लड कैपिलरी बेड टफ्ट के अंदर है। फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज लीक इनटू द टिश्यू स्पेस ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी। जैसे मैंने बताया था, अगर कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होगा, फ्लूइड पूरा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जब उस कैपिलरी टफ्ट से फ्लूइड टिश्यू स्पेसेस में आने लगेगा और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेनियसली विल गो इनटू द टिश्यू स्पेसेस एंड सर्कुलेटेड ब्लड वॉल्यूम कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। अगर वुमेन फोर्थ स्टेज तक पहुंच गई तो उसका आप जितना भी फ्लूइड चढ़ा लो, अगर इसलिए डिलेइंग नहीं करनी है ना, अल्टीमेटम इसका यही है कंक्लूजन। अगर आपने डिले करा है, फोर्थ स्टेज तक वुमेन हैज़ बीन रीच्ड, तो आप जितना भी फ्लूइड वॉल्यूम उसका चढ़ाओगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। जब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो जब हम महिला के बॉडी में कितना भी हम फ्लूइड चढ़ाएंगे वो पूरा हमारा शिफ्ट होकर के टिश्यूज़ में आएगा। टिश्यूज़ में आएगा तो आप जब चेक करोगे, उसको रिस्पॉन्स करोगे, टेस्ट करवाओगे वुमेन के कि यार वो फ्लूइड वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका क्यों नहीं सही हो रही है, तो आप देखोगे उसका पूरा फ्लूइड टिश्यू में शिफ्ट हो रखा है, तो कहाँ से कुछ रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, क्लिनिकली दिस इज़ द स्टेज ऑफ इरिवर्सिबल शॉक। ये क्या आ जाएगा, ये स्टेज ऐसी आ गई है जहाँ से महिला को समझ लो बचाना मुश्किल है, इरिवर्सिबल शॉक की कंडीशन। देयर इज़ अ सीवियर लॉस ऑफ सिस्टमैटिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, सीवियर मायोकार्डियल डिप्रेशन, decreased cardiac output, अनरिस्पॉन्सिव हाइपोटेंशन, अल्टीमेटली मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर। इन्होंने वही चार्ट को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि लॉस ऑफ सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टमैटिक जो वैस्कुलैरिटी है हमारी वो रेजिस्ट कर रही है, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसने अपना जितना रिस्पॉन्स देना था वो रिस्पॉन्स दे चुकी है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन आ चुकी है, सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस की कंडीशन आ चुकी है, उसमें लॉसेस आ गए हैं, डिक्रीज़ हो चुकी है वो कंडीशन, मायोकार्डियल डिप्रेशन आ चुका है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया है, और हाइपोटेंशन को हम जितना भी, हाइपोटेंशन है क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम है, फ्लूइड वॉल्यूम का आप जितना करोगे टिश्यू में शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से रिस्पॉन्स करेगा, कुछ नहीं, तो अनरिस्पॉन्सिव हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो रही है। अल्टीमेटम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन अराइज होगी, हम पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, अब सिस्टमैटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ये कैसी कंडीशन होगी, हाउ विल यू डिटेक्ट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द SIRS। ये 2 या मोर कंडीशन से हम लोग डिटेक्ट करते हैं।
जैसे कि टेम्परेचर उसका 38 से ज़्यादा ही होगा और 36 से कम होगा, ठीक है। हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट रहेगी। यार इसका मुझे कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, ये एरो का आई थिंक सही बोला है वैसे तो मैंने। और रेस्पिरेटरी रेट आपका 24 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा ही होगा। सीरम लैक्टेट ज़्यादा होगा 1 mm मोल पर लीटर। WBC 12,000 इंटरनेशनल माइक्रो यूनिट से ज़्यादा होंगे। ल्यूकोपनिया होगा, उसकी ल्यूकोपनिया की कंडीशन अराइज होगी 4,000 से कम होंगे। और मोर देन 10 इम्यून इमेच्योर फॉर्म्स। चेंजेस इन एंडोटॉक्सिक शॉक, क्या क्या चेंजेस अराइज होंगे फर्दर एंडोटॉक्सिक शॉक में। ओके हियर इट इज़ वेरी नाइसली दे हैव गिवन ना, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन पहले। ये एंडोटॉक्सिक हम अपना चेंज, क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर एंडोटॉक्सिक शॉक अकर हुआ है। तो एंडोटॉक्सिक यूजुअली फॉलो द इन्फेक्शन ऑफ द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन ईस्चेरिया कोलाई। 50% केसेस में आप ई कोलाई की कंडीशन की वजह से एंडोटॉक्सिक शॉक की कंडीशन अराइज होती है। 75 to 80% पेशेंट इसी से सफ़र होते हैं। और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे ओकेजनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंडोटॉक्सिक शॉक, जैसे कि स्यूडोमोनास, एरियोनसा, क्लेब्सिला, प्रोटियस, बैक्टीरियोइड्स एंड एरिबोबैक्टर, एरोजेनीस। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या क्या हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एनारूब्स, जैसे कि बैक्टीरियोइड्स, फ्रेजिलिस, क्लस्ट्रीडियम ग्रुप आर द लेस कॉमन। क्लस्ट्रीडियम लेकिन 20% केसेस में ही अराइज होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है एंडोटॉक्सिक शॉक की, हैज़ बीन डिस्कस्ड बिफोर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन कॉजेज सिलेक्टिव वैसोस्पाज्म एट द पोस्ट कैपिलरी एंड। Blood is pooled in the capillary bed. There is an inhibition of myocardial function and cellular damage through the complex biochemical changes. Widespura. The patient is early septic shock, feels warm due to the vasodilation. This is called the warm shock. In the late phase, the patient feels cold due to the vasoconstriction. Sympathetic squeeze. This is called the cold shock or late the shock. Patient's skin become cold, clammy, ashen gray. सो पैथोफिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे इसमें वेसोस्पाज्म होगा आपका, बाद में हमारे इनहिबिट कर जाएंगे धीरे धीरे मायोकार्डियल फंक्शन, आपका कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, सेलुलर डैमेज होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, आपका एसिडोसिस की कंडीशन भी अराइज हो सकती है ड्यू टू द मल्टीपल बायोकेमिकल चेंजेस अराइज होंगे। तो इसके बाद आपकी इसमें 2-3 कंडीशंस हैं, जैसे कि पहले सेप्टिक की वजह से इन्फेक्शन है तो वार्मनेस रहेगी, तो वार्म कंडीशन वार्म शॉक उसको बोलेंगे। लेट फेज में पेशेंट विल पहले वेजोडाइलेशन था तो पेशेंट विल फील द वार्म, बाद में जब सिंपैथेटिक स्क्वीजिंग होगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की कंडीशन में अराइज होकर के पेशेंट विल फील द कोल्ड, जिसको हम लोग कोल्ड शॉक या फिर लेट शॉक भी बोलते हैं। स्किन इसमें पेशेंट की कोल्ड, क्लामी और एशन ग्रे की तरह हो जाएगी। वेरियस बायोकेमिकल्स और पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं एंडोटॉक्सिक शॉक में, जैसे कि डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन मैंने बताया पहले प्रीवियसली कंडीशन में, सेम उसी कंडीशन की तरह इसमें भी कोगुलेशन की कंडीशन अराइज होगी और इंक्रीज हो जाएगी कैपिलरी परमेबिलिटी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन भी अराइज होगी, सुपर ऑक्साइड्स रिलीज होंगे बॉडी से, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स इंक्रीज होंगे ज़्यादा, फेलियर ऑफ सोडियम पंप ऑपरेटर, पता होगा एक्सचेंज ऑफ सोडियम पंप की वजह से ही एंजाइम्स इन और आउट जाते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे क्योंकि कैपिलरी से पूरा शिफ्टिंग टिश्यू में आ रहा है। एक्सेसिव और अनकंट्रोल सिस्टमैटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इसमें ये भी कंडीशन वही है कि हमारा पूरा कैपिलरीज से फ्लूइड शिफ्ट होकर के कहाँ बाहर टिश्यूज़ में आ रहा है। ऑर्गन चेंजेस डिपेंड किस पे करता है, डिग्री ऑफ हाइपर परफ्यूजन एंड एक्सटेंड ऑफ अंडरलाइंग पैथोलॉजी, ठीक है, जो नीचे हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे वो मेनली ये कंडीशन इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आपका कितना लेवल का फ्लूइड लॉस हुआ है, कितना हाइपोक्सिया की कंडीशन पेशेंट के बॉडी में अराइज हो रही है, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे पहली कंडीशन आती है किडनी, पैची और मैसिव कॉर्टिसोल नेक्रोसिस लीडिंग टू ओलिगोयूरिया, एनीयूरिया, एजोटीमिया,
इसलिए आपने देखा होगा ICU CCU के पेशेंट, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, उनका यूरिन कितना इंटेक लिया है, कितना आउटपुट आया है, यूरिन इंटेक आउटपुट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए हम लोग को चार्टिंग टाइम टू टाइम करनी चाहिए, जिससे कि इजीली मैनिफेस्टेशन हो पाता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट कंडीशन। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे कॉर्टिसोल नेक्रोसिस हो गए हैं तो वो क्या, ओलिगोयूरिया, यानी कि यूरिन लेस देन 100 ml की भी कंडीशन अराइज होगी। एनीयूरिया बिल्कुल ही एब्सेंस हो गया। ओलिगोयूरिया आई थिंक 400 से कम होता है। एजोटीमिया होल बॉडी एडिमा होगा, क्योंकि फ्लूइड टिश्यू में, पूरा फ्लूइड टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। परसिस्टेंट हाइपोटेंशन की कंडीशन लीड टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड अल्टीमेटली रीनल फेलियर। हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस करेगा, रीनल फेलियर की कंडीशन अराइज करेगा। लिवर में हेपाटोसेलुलर नेक्रोसिस, हेपैटिक्स के जो माइक्रोसेलुलार्स होते हैं उनके नेक्रोसिस होगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही है, इसीलिए लिवर में भी हेपाटोसेलुलर सेल्स को भी मार देगा, मर जाएंगे, वो नेक्रोसिस हो जाएगा उनका। ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही है इस वजह से। डीजनरेशन अल्टीमेटली लीड टू हेपैटिक फेलियर। जब भाई उसके सेलुलर ही नहीं बचेंगे तो वो हेपैटिक फेलियर, डीजनरेशन हो रहा है, हेपैटिक फेल मार जाएगा। जीआई ट्रैक में हाइपोक्सिया, म्यूकोसल इंजरी, इंक्रीज सिस्टमैटिक सेप्सिस बाय द ट्रांसलोकेशन ऑफ इंट्राल्यूमिनर माइक्रोब्स। म्यूकोसल इंजरी, अंदर से जीआई ट्रैक में क्या होगा, सेप्सिस फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे छाले पड़ जाएंगे। और ट्रांसलोकेशन ऑफ इंट्राल्यूमिनर माइक्रोब्स, जो अंदर हमारे माइक्रोब्स में इंट्राल्यूमिनर ल्यूमिन के अंदर जो हमारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनका क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। कंजेशन होगा, कसा कसा महसूस करेगा, हैमरेजिक ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेमेटेमेसिस, वॉमिट, ब्लड वॉमिट भी आ सकती है पेशेंट को, क्योंकि पेट में जीआई ट्रैक में क्या होगा, छाले पड़ गए, सेप्सिस की कंडीशन हो गई है। और क्या हो गया, हेमरेजिक कंडीशन अराइज हो रही है। लंग्स में क्या है, कंजेशन और एटेलेक्टेसिस लीड्स टू टेकिपनिया, डिस्पनिया, प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया एंड रिड्यूस द पल्मोनरी कंप्लायंसेस। एक मिनट गाइस। तो लंग्स में क्या है, कंजेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है, एटेलेक्टेसिस, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो अपनी इलास्टिसिटी खो सकते हैं, जिसकी वजह से या तो टेकिपनिया होगा, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, या फिर डिस्पनिया, सांस नहीं ले पा रहे, मरीज कहेगा भाई हम सांस नहीं ले पा रहे, हमें तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है सांस लेने में। ठीक है, और हाइपोक्सियामिक कंडीशन क्या होगी, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, पल्मोनरी कंप्लायंसेस इससे बहुत कम हो जाएगा, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम रिजल्टिंग में आ जाएगा। क्यों, कैपिलरी प्रीमोलिटी क्योंकि इंक्रीज हो रही है। एल्वेलर कैपिलरी मेम्ब्रेन मोटी हो जाएगी। आर्टेरियल पार्शियल ऑक्सीजन इज लो देन 65 mm ऑफ Hg। इसका यार आर्टेरियल पार्शियल ऑक्सीजन की नॉर्मल रेंज तो आप सब लोग कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जब चेक करते होगे तुम लोग। फिर उसके बाद 65 mm ऑफ Hg से इसका रेट पार्शियल ऑक्सीजन कम हो जाए, मैकेनिकल वेंटिलेशन ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोगुलोपैथी, DIC इज ड्यू टू डिफ्यूज एंडोथेलियल इंजरी, माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस कंडीशन अराइज होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई पेशेंट के इंटरनल ब्लीडिंग है, हर जगह छाले हो रहे हैं, तो वहाँ प्लेटलेट्स लग रहे हैं पूरे, तो क्या होगा बॉडी में अल्टीमेटली जब आप रिपोर्ट चेक करोगे तो पेशेंट की एक और कंडीशन आएगी, भाई उसके प्लेटलेट्स कम हो गए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका adrenal insufficiency. Adrenal insufficiency is due to critical illness related to corticosteroid insufficiency, जिसमें क्या होगा, हाइपोटेंशन जो कि रिफ्रैक्टरी टू फ्लूइड रिप्लेसमेंट। हाइपोटेंशन क्यों है, क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम है और रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, फ्लूइड पूरा टिश्यू में कैपिलरी के थ्रू शिफ्ट हो रहा है। वेसोप्रेसर थेरेपी चाहिए पड़ेगी, और वेसोप्रेसर जो इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह है इन सबका सोल्यूशन प्रिपेयर करके पेशेंट को देते हैं, दैट इज़ अ वेसोप्रेसर थेरेपी। हार्ट कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ हाइपोटेंशन, ऑब्वियस सी बात है, जितना हाइपोटेंशन उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, और क्या होगा मायोकार्डियल डिफ्रैक्शन होगा। कैसे, मायोकार्डियल इशीमिया, कार्डिक डिसफंक्शन, डिसएरिथमिया, कार्डिक फील। देखो मायोकार्डियल इशीमिया होगा ड्यू टू ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड की डिमांड नहीं पहुंच पाई है, तो मायोकार्डिया में इशीमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस की कंडीशन राइज हो जाएगी, ब्लड की डिमांड कंप्लीट नहीं हुई
तो मायोकार्डियल इश्मीया की कंडीशन अराइज होगी। मायोकार्डियल इश्मीया की कंडीशन अराइज होगी तो उसके बाद डिसफंक्शन होगा, कार्डियक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। कार्डियक डिसफंक्शन यानी कि मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होगी तो कार्डियक डिसफंक्शन होना ही है। कार्डियक डिसफंक्शन हुआ, डिसएरिथमिया हुआ, डिसएरिथमिया बीट्स प्रॉपर नहीं आएंगी, कभी ज़्यादा कभी तेज़ कभी बिल्कुल एब्सेंट, इस तरीके का रिदम्स लाने में जो आप ईसीजी देखोगे पेशेंट का, डिसएरिथमिया की कंडीशन अराइज होगी। आप कार्डिक मॉनिटर चेक करोगे, डिसएरिथमिया वहाँ पे हाईलाइट होगा। कार्डिक फेलियर, अल्टीमेटम लीड्स टू कार्डिक फेलियर। जिस कार्डिक फेलियर है तो यानी कि इंक्रीज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, एलवीईडीपी, पल्मरी एडिमा होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। अल्टीमेटली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर डेवलप्स। Endotoxin have got the special affinity for the kidney lungs for the reason which was not very clear. Okay, I think till here हम लोग full stop करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग we will cover the classification of shock. Till then bye bye, have clear these kind of topics और प्लीज़ कमेंट करना उसका पार्शियल ऑक्सीजन का कितना नॉर्मल रेंज होता है। और यार जो एक दो चीज़ें हैं ना वो मेरे को क्लियर नहीं थी, वो थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है। बाकी आई होप यू गाइज विल हेल्प फ्रॉम दिस एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो जिसको भी नीड हो, ठीक है। तो बाय।